हम लोग जब भी आईने में खुद को देखते हैं ना, तो शायद यही सोचते हैं कि हम एक सिंगल इंसान है, मतलब ऊपर से नीचे तक बस एक शरीर। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। ये बहुत ही आम धारणा है। बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि हम लोग कोई एक इकाई नहीं है। अगर हम गहराई में जाएं तो हम 37 खरब सूक्ष्म स्वतंत्र मशीनों का एक जीता जागता शहर है। और आज हमारे इस डीप डाइव का मकसद इसी रहस्य को सुलझाना। सही कहा आपने। ये कल्पना ही अपने आप में हैरान कर देने वाली है। एकदम। आज हमारे पास सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के कुछ बेहद विस्तृत नोट्स और स्लाइड्स हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर चल रही ये खरबों छोटी छोटी फैक्ट्रियां आखिर काम कैसे करती हैं। और वो भी बिना किसी भारी भरकम वैज्ञानिक भाषा में उलझे हुए। मैं समझाता हूँ। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्तर पर जाएं तो शरीर का हर एक हिस्सा, चाहे वो त्वचा हो, बाल हो या धड़कता हुआ दिल, सब कुछ इन बेहद छोटी छोटी इकाइयों से बना है, जिन्हें हम सेल या कोशिका कहते हैं। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आ रहा था कि इंसानों को इस बात का पता कैसे चला? मतलब बाहर से देखने पर तो हमारी त्वचा बिल्कुल एक बराबर चादर जैसी लगती है ना। हमें कैसे पता चला कि हम इन छोटी छोटी ईंटों से बने हैं? ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। इसके पीछे जीव विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सफर रहा है। देखिए, 19वीं सदी के मध्य तक तो लोग मानते थे कि शायद जीवन अपने आप ही किसी निर्जीव चीज से पैदा हो जाता है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई चीज। बिल्कुल। लेकिन फिर मथिया श्लाइडन और थियोडोर श्वान नाम के दो वैज्ञानिक आए। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे पौधों और जानवरों के ऊतकों को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक बहुत साफ पैटर्न देखा। चाहे वो पौधे का एक पत्ता हो या किसी जानवर की मांसपेशी, सब कुछ एक ही तरह के छोटे छोटे बक्सों से बना हुआ था। और यहीं से कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की नींव पड़ी। क्या बात है। मतलब ये साफ हो गया कि हर जीवित प्राणी इन्हीं कोशिकाओं से बना है। ये तो वो पहला पल था जब हमें पता चला कि हम कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स से बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन नोट्स में मैंने एक और नाम देखा था, रुडोल्फ विर्को। उनका 1855 का कोई सिद्धांत था ना? हाँ, इस कहानी में सबसे बड़ा और गहरा मोड़ वहीं आया था। रुडोल्फ विर्को ने एक बहुत ही प्रसिद्ध लैटिन वाक्यांश दिया था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका असल में मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर नई कोशिका हमेशा किसी पुरानी पहले से मौजूद कोशिका के विभाजित होने से ही जन्म लेती है। कोई भी सेल हवा में से प्रकट नहीं होता। जरा रुकिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मेरी उंगली पे आज कोई नई त्वचा की कोशिका बनी है तो वो किसी कल वाली कोशिका से टूटकर बनी है? एकदम सही। और वो कल वाली कोशिका किसी और पुरानी कोशिका से। मतलब अगर हम इस कड़ी को पीछे खींचते जाएं तो क्या हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत तक पहुंच सकते हैं? यही तो इस सिद्धांत की सबसे खूबसूरत बात है। ये जीवन की एक अटूट श्रृंखला है। अरे वाह। हाँ, आज जो कोशिकाएं धड़क रही हैं, उनकी वंशावली सीधे तौर पर अरबों साल पहले समुद्र में तैरती उस पहली एकल कोशिका से जुड़ी हुई है। जीवन कभी भी बीच में टूटा नहीं है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। अच्छा, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि जीवन कोशिकाओं से बना है, तो क्या दुनिया की हर कोशिका एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, क्या एक साधारण बैक्टीरिया की कोशिका और मेरे दिमाग की कोशिका अंदर से एक ही तरह से काम करती है? यहाँ एक बहुत बड़ा ढांचागत फर्क है। विज्ञान में जीवन को मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाओं में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। वे आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, करीब 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच। और उनका डिजाइन बहुत ही सरल होता है। उनमें कोई स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता और 70S नाम के छोटे राइबोसोम होते हैं। अगर मुझे इसे एक उपमा देनी हो तो क्या मैं कह सकती हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है? स्टूडियो अपार्टमेंट कैसे? मतलब जहां आपका बिस्तर, आपकी रसोई और आपका सोफा सब एक ही खुले कमरे में रखा है, कोई अलग-अलग कमरे या दीवारें नहीं है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी उपमा है। उस स्टूडियो अपार्टमेंट में सब कुछ एक ही जगह होता है। उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है यानी न्यूक्लियोइड में खुला डीएनए, वो भी बिना किसी सुरक्षा आवरण के बस उसी खुले हिस्से में तैरता रहता है।
कोई अलग से तिजोरी या कमरा नहीं होता उनके पास। बिल्कुल। और इस खुलेपन की वजह से बैक्टीरिया बहुत तेजी से काम कर सकते हैं और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। समझ गई। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो हम इंसानों के शरीर में या पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। हाँ, जो आकार में काफी बड़ी होती हैं और उनमें 80S राइबोसोम होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो मुझे लगता है कि यूकैरियोटिक को सिर्फ एक हवेली कहना काफी नहीं होगा। क्या हम इसे एक बेहद सुरक्षित माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कह सकते हैं? हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाली उपमा इसके जटिल तंत्र को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया से कई गुना बड़ी होती हैं। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि इस प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग-अलग सुरक्षित कमरे बने हुए हैं। हर कमरे के चारों ओर एक झिल्ली या मेम्ब्रेन की दीवार होती है। अच्छा, तो विज्ञान की भाषा में इन अलग-अलग कमरों को अंगक या ऑर्गेनेल कहते हैं ना? एकदम सही, झिल्लीबद्ध अंगक। तो इसका फायदा क्या है? मतलब इतने सारे अलग-अलग कमरे बनाने की कोशिका को क्या जरूरत थी? वो भी तो स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह रह सकती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा है श्रम का विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप ही सोचिए, एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप नहीं चाहेंगे ना कि जहां कचरा जलाया जा रहा हो, बिल्कुल उसी के बगल में संवेदनशील माइक्रोचिप डिजाइन की जा रही हो। हाँ, वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बस इसीलिए अलग-अलग कमरों की वजह से यूकैरियोटिक कोशिका एक ही समय में कई जटिल और अलग-अलग काम कर सकती है, वो भी बिना किसी रुकावट के। और सच कहूं तो इसी जटिलता की वजह से हम इंसान सोच पाते हैं, दौड़ पाते हैं और इतना बहुकोशिकीय जीवन जी पाते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है काम करने का। तो चलिए फिर इस माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या है। चलिए। लेकिन अंदर जाने से पहले हमें इसकी बाहरी दीवारों से निपटना होगा, यानी सिक्योरिटी गेट से। एक पौधे की कोशिका और एक जानवर की कोशिका की बाहरी दीवार में क्या फर्क होता है? देखिए, पौधों को प्रकृति में एक ही जगह खड़े रहकर तेज हवाओं, तूफानों और मौसम की मार को सहना पड़ता है। उनके पास हमारी तरह भागने या छिपने का विकल्प तो है नहीं। हाँ, वो तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। इसीलिए पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक बहुत ही कठोर कवच होता है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज नाम के एक मजबूत पदार्थ से बनी होती है। तो ये उन्हें एक सख्त ढांचा देती होगी, जैसे किसी इमारत की कंक्रीट की दीवार। बिल्कुल। लेकिन जानवरों को भागना होता है, शिकार करना होता है, तो हमारी कोशिकाएं इतनी सख्त तो नहीं हो सकती। अगर हमारी कोशिकाएं कंक्रीट जैसी हो गई तो हम तो मुड़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, फिर तो हम रोबोट की तरह चलेंगे। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास बस एक लचीली सी बाउंड्री होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर ये झिल्ली इतनी लचीली है, तो ये तय कैसे करती है कि इस प्लांट के अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा? ये झिल्ली एक बहुत ही स्मार्ट सिक्योरिटी गेट की तरह काम करती है। इसे अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल कहा जाता है। अर्धपारगम्य, इसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों को ही आर पार जाने देती है। सही पकड़ा आपने, ये सब कुछ अंदर नहीं आने देती। यहाँ मुझे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। चीजों का अंदर बाहर आना जाना आखिर होता कैसे है? क्या गेट अपने आप खुल जाता है या कोई ऊर्जा लगती है? इसके मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला तरीका बहुत ही आसान है, जिसे निष्क्रिय प्रवाहन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें कोशिका को कोई मेहनत या एटीपी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। क्या ये ढलान से पानी के नीचे बहने जैसा है? मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर? सटीक उपमा है। प्रकृति हमेशा संतुलन बनाना चाहती है। इसलिए अगर झिल्ली के बाहर किसी चीज की सांद्रता बहुत ज्यादा है और अंदर कम है, तो वो बिना किसी रुकावट के अपने आप अंदर आ जाएगी। इसे सामान्य विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर पानी ऐसे ही अंदर बाहर जा रहा हो तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, और क्या कोई ऐसा तरीका भी है जहाँ चीजों को अंदर लाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े? हाँ, उसे सहायता प्राप्त विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें ऊर्जा तो नहीं लगती, लेकिन प्रोटीन के कुछ वाहक या कैरियर होते हैं जो अणुओं को झिल्ली के पार ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, पर क्या होगा अगर कोशिका को कोई ऐसी चीज अंदर लानी है जो पहले से ही अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है, या फिर किसी कचरे को बाहर फेंकना है जबकि बाहर उसका पूरा ढेर लगा है? मतलब ढलान के विपरीत कैसे जाएंगे? यहीं पर खेल में आता है सबसे दिलचस्प तरीका, सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, अब ढलान के विपरीत जाने के लिए, या जैसे आपने कहा,
नदी के तेज बहाव के विपरीत तैरने के लिए तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी ना। बिल्कुल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ कोशिका अपनी संचित ऊर्जा, जिसे एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करती है। क्या आप इसका कोई वास्तविक उदाहरण दे सकते हैं जो हमारे शरीर में अभी इसी वक्त घटित हो रहा हो? सबसे बेहतरीन उदाहरण है सोडियम पोटेशियम पंप। हमारे दिमाग और नसों की कोशिकाएं लगातार इस पंप का इस्तेमाल करती हैं। वे एटीपी खर्च करके जबरदस्ती सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर धकेलती हैं और पोटेशियम को अंदर खींचती हैं, भले ही उनकी सांद्रता इसके बिल्कुल विपरीत क्यों ना हो। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कोशिका इतनी ऊर्जा खर्च करके ये फालतू की मेहनत क्यों कर रही है? ये कोई फालतू की मेहनत नहीं है। असल में ऐसा करके कोशिका अपने अंदर और बाहर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का अंतर पैदा कर रही है। चार्ज का अंतर? हाँ, ये बिल्कुल एक स्प्रिंग को दबाकर रखने जैसा है। जैसे ही आपको कोई विचार आता है या आप अपना हाथ हिलाना चाहते हैं, वो स्प्रिंग एकदम से खुलती है और एक बिजली का संकेत यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी नस में दौड़ जाता है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि अगर कोशिकाएं सक्रिय परिवहन में अपनी ऊर्जा खर्च करके इस पंप को ना चलाएं, तो हम कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमारा नर्वस सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। ये तो कमाल का लॉजिस्टिक सिस्टम है। चलिए अब इस स्मार्ट सिक्योरिटी गेट को पार करके प्लांट के एकदम बीचों बीच चलते हैं, इसके कंट्रोल रूम में। मैं मान के चल रही हूँ कि ये कंट्रोल रूम केंद्रक या न्यूक्लियस है। हाँ, न्यूक्लियस ही इस पूरे कारखाने का बॉस है। इसका कंट्रोल रूम है। ये एक दोहरी दीवार वाला बेहद सुरक्षित वॉल्ट है। और इस वॉल्ट के अंदर क्या रखा है? इसके अंदर क्रोमैटिन के रूप में इस पूरे कारखाने को चलाने का मास्टर ब्लूप्रिंट रखा हुआ है, यानी हमारा डीएनए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये ब्लूप्रिंट इतना कीमती है कि ये कभी इस वॉल्ट से बाहर नहीं आता है ना? एकदम सही। डीएनए कभी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। तो फिर कारखाने को आदेश कैसे मिलते हैं? जब भी कारखाने में कुछ बनाना होता है तो उस ब्लूप्रिंट के एक छोटे से हिस्से की कॉपी की जाती है। उस कॉपी को आरएनए कहते हैं। न्यूक्लियस के आवरण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। बस इन्हीं छिद्रों से वो आरएनए बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब बॉस ने अपना आदेश आरएनए के रूप में बाहर भेज दिया, लेकिन इस पूरे भारी भरकम कारखाने को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आती है? इस बिजली की आपूर्ति करता है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। हम जो खाना खाते हैं और जो ऑक्सीजन हम फेफड़ों से खींचते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उन दोनों का इस्तेमाल करके एरोबिक श्वसन करता है और उससे एटीपी बनती है। हाँ, बदले में वो एटीपी के रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट तैयार करता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है और भीतरी झिल्ली में कुछ सिलवटें होती हैं जिन्हें क्रिस्टा कहते हैं। वहीं ये ऊर्जा बनती है। और हाँ, पौधों में ये काम क्लोरोप्लास्ट भी करता है जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए सीधे सूरज की रोशनी को भोजन में बदल देता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेज है। नोट्स पढ़ते हुए एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या बात? नोट्स में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक बिल्कुल अलग गोलाकार डीएनए होता है और उसके अंदर 70S राइबोसोम होते हैं जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो अभी हमने कहा कि कोशिका का पूरा ब्लूप्रिंट तो न्यूक्लियस के पास है, तो फिर इस अकेले पावर हाउस के पास अपना अलग डीएनए क्यों है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इस प्लांट के अंदर किसी और कंपनी ने अपनी मशीन लगा रखी हो। मैं आपको बताऊं, ये जीव विज्ञान का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है और आपका ये अवलोकन बहुत ही गहरा है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कहानी है? ये सिर्फ एक अजीब तथ्य नहीं है, बल्कि विकासवाद या एवोल्यूशन की एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का सबसे बड़ा सुराग है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इसका क्या मतलब है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका मतलब ये है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया असल में हमारे शरीर का या किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका का हिस्सा था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तो वो क्या था? वह एक बिल्कुल स्वतंत्र खुले में घूमने वाला प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, लेकिन वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी ऊर्जा बना लेता था। फिर एक दिन एक बहुत बड़ी कोशिका ने इस छोटे बैक्टीरिया को निगल लिया, या शिकार करने के लिए। हाँ, शिकार करने के लिए। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि वो बड़ी कोशिका उसे पचा नहीं पाई। इसके बजाय उन दोनों के बीच एक तरह का सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया। एक समझौता हो गया। हाँ, छोटे बैक्टीरिया ने एक तरह से कहा, तुम मुझे अपने अंदर सुरक्षा दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी ऊर्जा बनाऊंगा। अरे वाह! तो मतलब आज हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर जो पावर हाउस है वो असल में एक प्राचीन मेहमान है जो अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों के घर आया था और फिर कभी वापस नहीं गया। बिल्कुल। समय के साथ वे एक दूसरे पर इतने निर्भर हो गए कि आज हम उन्हें अलग मान ही नहीं सकते। इसीलिए आज भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना वो पुराना स्वतंत्र गोलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम मौजूद हैं। सच में ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है।
है, न्यूक्लियस से आदेश यानी आरएनए आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया से बिजली यानी एटीपी मिल गई। अब कारखाने के असली प्रोडक्शन फ्लोर पे चलते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? चीजों का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर नाम के एक जाल में होता है। ईआर, ठीक है। आप इसे कारखाने की असेंबली लाइन समझ सकते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं। पहला है आरईआर यानी रफ ईआर। इसे रफ या खुरदरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर बहुत सारे राइबोसोम चिपके होते हैं। और ये राइबोसोम क्या करते हैं? ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। वे न्यूक्लियस से आए हुए उस आरएनए को पढ़ते हैं और उसके निर्देशों के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा है एसईआर यानी स्मूथ ईआर। यहाँ राइबोसोम नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ होता है। इसका काम है लिपिड यानी फैट बनाना। तो चलिए, यहाँ सामान तो बन गया, प्रोटीन और लिपिड, लेकिन कारखाने में सामान बनने के बाद उसे पैक करके सही पते पर भेजना भी तो होता है ना? वो कौन करता है? ये बहुत जरूरी काम है और पैकेजिंग और वितरण का ये काम करता है गोल्जी यंत्र या गोल्जी अपरेटस। ये कैसा दिखता है? ये चपटी सपाट थैलियों का एक समूह होता है जिन्हें सिस्टर्ना कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी कच्चा माल बनता है वो गोल्जी के पास आता है। गोल्जी उस पर जरूरी बदलाव करता है, उसे पैक करता है और फिर जहां भी उसकी जरूरत है वहां डिस्पैच कर देता है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे आज के जमाने से जोड़ूं तो ये पूरी तरह से एक आधुनिक ई-कॉमर्स सप्लाई चेन की तरह है। वो कैसे? मतलब देखिए, आरईआर और स्मूथ ईआर कारखाने के प्रोडक्शन फ्लोर हो गए जहां सामान बना। गोल्जी यंत्र पैकिंग और शिपिंग विभाग हो गया। हाँ, बिल्कुल सटीक उपमा है ये। लेकिन एक चीज बच गई, हर कारखाने में कुछ कचरा भी तो निकलता है। कुछ मशीनें टूट जाती हैं या बाहर से कोई घुसपैठिया अंदर आ जाता है। तब ये कोशिका क्या करती है? कोई कचरा प्रबंधन है क्या? हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। इसके लिए कोशिका के पास लाइसोसोम्स होते हैं। ये कोशिका का पाचन तंत्र है। ये कैसे काम करते हैं? अगर कोशिका का कोई हिस्सा खराब हो गया है या कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया है तो लाइसोसोम उसे अपने एंजाइम से पचा डालते हैं। बाप रे! और इतना ही नहीं, जब कोशिका खुद बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम खुद को फाड़ लेते हैं और पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। ये तो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन की तरह हो गया। हाँ। और पौधों के मामले में क्या होता है? क्या उनके पास भी ऐसा कुछ है? पौधों में मुख्य रूप से वैक्यूल्स होते हैं। जानवरों में ये छोटे होते हैं, लेकिन पौधों में एक वैक्यूल इतना बड़ा हो सकता है कि वो कोशिका का 90% हिस्सा घेर ले। 90%? हाँ इतना बड़ा? हाँ, ये टोनोप्लास्ट नाम की झिल्ली से घिरा होता है। ये पानी और पोषक तत्वों का एक विशाल भंडार है और यही पानी का दबाव पौधे को सीधा खड़ा रखता है। अच्छा, इसीलिए जब हम पौधों को पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनका वैक्यूल सिकुड़ जाता है। बिल्कुल सही। हमने इस कारखाने के लगभग हर हिस्से को देख लिया है, लेकिन द ग्रैंड फिनाले तो अभी बाकी है। एक बेहतरीन कारखाना वो है जो खुद की नकल बना सके। ये अकेला कारखाना दो में कैसे बदलता है? इस पूरी प्रक्रिया को कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसके मुख्य रूप से 4 चरण हैं। जीवन चरण में कोशिका वृद्धि करती है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण एस चरण, जहां डीएनए की नकल या सिंथेसिस होती है। मतलब ब्लूप्रिंट की कॉपी बनती है। हाँ, फिर G2 चरण में वो विभाजन की तैयारी करती है और अंत में आता है M चरण यानी विभाजन, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। हाँ, माइटोसिस। इसमें एकमात्र कोशिका से 2 बिल्कुल समान पुत्री कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स बनती हैं, जिनकी आनुवंशिक सामग्री बिल्कुल एक जैसी होती है। तो ये कैसे होता है? इसके कई चरण हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और अंत में साइटोकाइनेसिस। सरल भाषा में कहूं तो गुणसूत्र बीच में आते हैं और कोशिका उन्हें पो हिस्सों में खींचकर खुद को बीच से बांट लेती है। यह तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट जैसा काम हुआ। मतलब अगर मेरी उंगली कट जाती है तो आसपास की कोशिकाएं माइटोसिस के जरिए वैसी ही नई कोशिकाएं बना देंगी। एकदम सही। माइटोसिस शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए है। लेकिन अगर माइटोसिस इतना ही कारगर है तो फिर नोट्स में एक और विभाजन का जिक्र क्यों है? मियोसिस नाम के एक दूसरे तरीके की क्या जरूरत पड़ी? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, माइटोसिस क्लोन बनाता है, लेकिन जब हमें जीवन की एक नई पीढ़ी तैयार करनी होती है, यानी जब जर्म लाइन में वीर्य या अंडाणु बनते हैं, तब हमें आनुवंशिक भिन्नता या जेनेटिक वेरिएशन चाहिए होता है। अच्छा, तो वो मियोसिस से आता है। हाँ, अगर मियोसिस ना हो
तो हम सब बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। लेकिन मियोसिस जो आनुवंशिक भिन्नता लाता है, उसे 2 चरणों मियोसिस 1 और 2 की आवश्यकता क्यों होती है? यह एक ही बार में क्यों नहीं हो जाता? इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। सोचिए, एक इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर अंडाणु और वीर्य भी माइटोसिस से बनते तो दोनों में 46 गुणसूत्र होते, बच्चा 92 गुणसूत्रों का हो जाता, जो कि असंभव है। ओह, तो मियोसिस का काम गुणसूत्रों को आधा करना है, यानी 23 और 23। बिल्कुल। और सिर्फ आधा करना ही नहीं, पहले चरण में गुणसूत्रों की जोड़ी आपस में मिलती है और अपने डीएनए के टुकड़ों की अदला बदली करती है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं ना? हाँ, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आनुवांशिक दृष्टि से अनन्य यानी यूनिक कोशिकाएं बनती हैं। इसी वजह से हर इंसान दूसरे से अलग होता है। क्या बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ें तो ये सच में एक अविश्वसनीय सफर रहा है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला के सरल सिद्धांत से लेकर माइटोसिस के जटिल चरणों तक हमने देखा कि कोशिकाएं कितनी सुनियोजित तरीके से काम करती हैं। और ये सब कुछ हमारे शरीर के अंदर इसी सेकंड में अरबों बार हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। नोट्स के अंत में कोशिका संकेत प्रणाली या सेल सिग्नलिंग का बहुत ही संक्षिप्त जिक्र है। हाँ, रिसेप्टर्स और सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड के बारे में। सही। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हर एक कोशिका अपने आप में कितना व्यस्त, स्वतंत्र और संपूर्ण कारखाना है, तो हमारे शरीर की खरबों कोशिकाएं एक साथ काम करने के लिए आपस में एक बातचीत कैसे करती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब वो एक दूसरे को सिग्नल कैसे भेजती हैं? रसायनों की ये भाषा आखिर कितनी जटिल होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। अगली बार जब आप अपनी शरीर को देखें तो सोचिएगा कि इस पूरी मशीन को एक साथ चलाने के लिए अंदर कितनी बातें चल रही होंगी। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो आज हमारे साथ इस सूक्ष्म दुनिया की गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।